वैसे तो यहाँ मैं सुपर हीरोज और साइंस फिक्शन की बातें करता हूँ, पर साल में एक बार आता है ऑस्कर्स और वो लेके आता है अपने साथ साल की बेस्ट मूवीज की लिस्ट। तो आज मैं उसी में से डिस्कस करूंगा 8 मूवीज जो आप लोगों को पसंद आ सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। शुरुआत तो यहाँ पे बेस्ट पिक्चर से ही होगी, ओपनहाइमर। क्रिस्टोफर नोलन की 12वीं मूवी जो उनके बाकी सभी कामों से थोड़ी अलग है। जहां उन्होंने इससे पहले सुपर हीरोज, साई-फाई, मिस्ट्री जॉनर्स में काम किया। डंकर्क भी एक तरीके से एक विजुअल एक्सपीरियंस था। ओपनहाइमर उनसे अलग है क्योंकि ये एक बायोग्राफी है जे रॉबर्ट ओपनहाइमर की, जिन्होंने बनाया था एटॉमिक बॉम्ब। और देखो, ये उन्हें पहली बार बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट पिक्चर का ऑस्कर भी दिलवा गई। वैसे मैंने उनकी बाकी की 11 मूवीज को भी रैंक किया है एक अलग वीडियो में, आप उसे भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में कहीं पे मिल जाएगा। बाकी आप सबको पता ही है कि एक बायोग्राफी बनाना आसान तो नहीं होता। वहाँ कोई मिस्ट्री नहीं, कोई धमाकेदार एक्शन नहीं। हाँ, एक बढ़िया वीएफएक्स वाला टेस्ट सीन प्रॉमिस किया गया था, पर मूवी देखने के बाद क्या आपने उसकी बात की? बात हुई एक्टिंग की, डायरेक्शन की, कि कैसे 3 घंटे लंबी स्टोरी को भी नोलन ने इतना इंटरेस्टिंग बना दिया। कैसे? देखो, एक तो उनकी टाइमलाइन कभी सीधी तो चलती नहीं है, तो इसे उन्होंने 2 पार्ट्स में बांटा। बीच बीच में बढ़िया विजुअल्स, छोटे मोटे सरप्राइजेज, म्यूजिक की भी तारीफ होगी, और मेन उनका ये दिखाना कि ये कहानी एक इंसान की है जिसने इंसानियत को पूरी तरह से बदलने वाला एक कारनामा कर दिया है। कैसे उसकी जिंदगी उससे पहले और बाद में होती है, इसे दिखाने में किलियन मर्फी कामयाब हुए और बेस्ट एक्टर भी बने। उनकी एक्टिंग में सबसे खास बात ये थी कि वो इमोशंस निकल के आए कि उस टाइम उस साइंटिस्ट के दिमाग में कितना कुछ चल रहा होगा। रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने भी बढ़िया परफॉर्मेंस दी, तो उनका भी अवार्ड बनता ही था। और फिर चाहे वो एमिली ब्लंट हो या बाकी इतनी बड़ी कास्ट, सभी अपना काम अच्छे से करके गए, तभी तो ये बेस्ट पिक्चर बनी। ओपी के साथ ही यहाँ पे आई थी बारबी, जो साल की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म भी है। अब एक डॉल पे क्या ही बन सकता था, एक रोम कॉम, एक फनी मिस्ट्री, पर एक सटायर, ये कुछ यूनिक था। डायरेक्टर ग्रेटा गर्विग ने जो यहाँ पे किया है, मैं उन्हें अब से ग्रेट गर्विग बोलूंगा, सॉरी फॉर द पीजे। पर देखो, ये परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट चाहिए तो आप उन्हीं की बनाई लिटिल वुमन देखो। यहाँ थोड़ा लूज स्क्रीन प्ले है, पर ओवरऑल ये देख के मुझे तो मजा आया। कॉमेडी इतनी जबरदस्त है यहाँ पे। कहानी है बारबीज की जो रहती है बारबी लैंड में, लेकिन अब उनमें से एक को जाना होगा असली दुनिया में, और वहीं से उनकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी। अब मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे कि ये फेमिनिस्ट मूवी है, वोक मूवी है, पर ध्यान से देखो तो ये एक सोशल कमेंट्री है कि लड़कियों से क्या उम्मीद की जाती है इस दुनिया में। और हम सबकी जिंदगी में कई लड़कियां होती है, मदर, सिस्टर, फ्रेंड, गर्लफ्रेंड, वाइफ, डॉटर, ये उनकी जिंदगी की बात करती है। और मेरे हिसाब से मार्गो रॉबी इस चीज को स्क्रीन पे अच्छे से ला पाई। और हाँ, यहाँ लड़कों को कोई हेट नहीं मिला है। एक्चुअली देखो तो उनके लिए भी एक मैसेज है। जैसे केन का यहाँ पे एक ही मकसद था, बारबी के पास जाना। और हम में से 90% लड़के भले ही पूरा दिन सख्त लौंडे बने, पर रात को जब किसी दोस्त से बात हो तो बोलते हैं ना कि कोई लड़की हो यार अपने साथ है। या हम में से कुछ किसी लड़की के साथ वन साइडेड प्यार में जीते रहेंगे। तो यहाँ पे रायन गॉसलिन यानी मेरी जो ये नई पर्सनैलिटी है, वो ये सिखाती है कि केनफ बनो, अपने में भी खुश रहो। अब आते हैं मेरी फेवरेट ऑस्कर फिल्म पे, पुअर थिंग्स। यहाँ मिलते हैं बेला बैक्स्टर से, जिसकी बॉडी एक अडल्ट की है पर दिमाग एक बच्चे का। और कैसे एक बच्चा दुनिया में जाके बड़ा होता है, वही हमारी हीरोइन की स्टोरी है। यहाँ पे एमा स्टोन की परफॉर्मेंस इतनी बेहतरीन है कि उनको ऑस्कर मिलना ही था। पर मेरी ये फेवरेट इसलिए है क्योंकि एक तो यहाँ पे वियर्ड एनवायरनमेंट में इसे सेट किया गया है, और एक जर्नी दिखाई है, एक ऐसा सफर जो आपको नए नए पर्सपेक्टिव देगा जिंदगी के बारे में। हल्की फुल्की कॉमेडी भी है, म्यूजिक भी सुंदर है, और विजुअल्स भी इतने अच्छे से बनाया गया है कि वो आपको स्क्रीन से बांधे रखेंगे। थोड़ा गॉड की भी इनडायरेक्टली बात होती है, और फेमिनिज्म को भी एक्सप्लोर किया गया इन अ पॉजिटिव वे। इसके अलावा मार्क रफेलो भी यहाँ पे है, विलियम डेफो, रेमी यूसुफ, इन सब का भी काम मुझे यहाँ पे काफी अच्छा लगा। और हाँ, बहुत सारे एक्सप्लिसिट सीन्स हैं इसके अंदर, तो घर के टीवी पे तो गलती से मत लगा लेना इसे। अगर मेरी सेकंड फेवरेट की बात करूँ तो वो होगी पास्ट लाइव्स। ये एक लव स्टोरी है, पर ऐसा नहीं है कि बस लड़का लड़की मिलेंगे, ये थोड़ी मैच्योर है। यहाँ हम अपने हीरो हीरोइन से मिलते हैं जिन्हें देख के लगता है कि वो तो एक दूसरे के लिए बने हैं, पर जिंदगी इन्हें 2 अलग मोड़ पे छोड़ देती है। दोनों अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए हैं, पर अब एक दिन इनकी फिर से मुलाकात होनी है। आपने भी कभी सोचा होगा कि यार वो लड़की या लड़का जो मेरे साथ नहीं है, अगर हम अलग ना होते तो क्या होता, तुम होती तो कैसा होता, कुछ वैसी वाली फीलिंग।
कोई तो होता है ना जिसके साथ किस्मत नहीं मिलती, और मिलती है तो गलत टाइम पे, और कई बार इंसान को उस रिलेशनशिप से एक क्लोजर नहीं मिल पाता। क्लोजर मतलब कि आपको पता है कि आप दोनों अब आगे बढ़ गए हैं, पर बस अब एक बार मिलना है, बात करनी है, देखना है कि क्या होगा। थोड़ी शायराना बातें ज्यादा हो गई, पर अगर अब तक कुछ एहसास मन में जागा है तो जरूर आपके लिए है ये फिल्म। स्वीट है, सिंपल है और दिल को छू जाती है। ऐसी दिल को छूने वाली एक फिल्म है द होल्डओवर्स। मैं इसे सिंपली एक फील गुड मूवी बोलूंगा। यहाँ हम जाते हैं एक स्कूल में जहाँ क्रिसमस के टाइम पे सब स्टूडेंट्स घर चले जाते हैं, पर एक खड़ूस टीचर, एक स्टूडेंट जिसके फैमिली इश्यूज चल रहे हैं, और एक स्टाफ मेंबर जिसने अपने बेटे को अभी ही जंग में खो दिया है, ये तीनों के पास जाने को कहीं नहीं। अब हम इन 15 दिनों में 3 लोगों की जिंदगी में झांकते हैं, जानते हैं इनको, समझते हैं इनको क्या चाहते हैं ये। अभी थोड़ा बहुत आप रिलेट भी कर पाएंगे कई चीज़ों से, और कुछ सीख भी लेके जाएंगे। इसके मेन एक्टर पॉल जियोमार्टी ने भी ऑस्कर लेवल का काम किया है यहाँ पे। हाँ, वही एक्टर जिसको आपने अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में राइनो के रोल में देखा था। अब एक और ऑस्कर लेवल काम की यहाँ बात कर लेते हैं, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी द्वारा निर्देशित ये एक असली स्टोरी है। करीब 100 साल पहले ओसिस नाम के अमेरिका के ट्राइबल लोगों की जमीन पे तेल मिल गया था, जिससे वो हो जाते हैं अमीर। लेकिन उसी अमीरत के बाद उनके यहाँ पे कुछ हत्याएं भी होना शुरू हो चुकी है। इसी बीच हमारा हीरो अर्नेस्ट आता है अपने अंकल से मिलने, और उसे कहा जाता है कि वो ऐसी ही एक ट्राइबल लेडी मॉली से शादी कर ले ताकि आगे जाके वो सब पैसा उनके पास आने लगे। प्लान तो बड़ा बुरा है, और भी बहुत कुछ बुरा होता है यहाँ पे, जो दिखाता है कि इंसान कितना हैवान बन सकता है। पर एक फिल्म जहाँ पे लियोनार्डो डी कैप्रियो है, रॉबर्ट डिनीरो है, उन सब से बेहतर यहाँ पे मुझे लिली ग्लैडस्टोन लगी। वो भी अगर ऑस्कर जीतती तो डिजर्व करती थी। तो इस क्राइम ड्रामा को स्कॉर्सेज़ी ने इतने अच्छे से दिखाया है कि वो डर, वो दहशत, वो टेंशन आपको फील होने लगती है, और तभी वो इस सदी के महान डायरेक्टर में से एक माने जाते हैं। बस थोड़ी दिक्कत ये है कि ये 3.5 घंटे लंबी है, मतलब आपको बहुत ही बड़ा सिनेमा लवर होना पड़ेगा इसे देखने के लिए। लेकिन अगर आपको सिनेमा देखना है तो ये आपको ज़रूर मिलेगा यहाँ पे। ये उनका एक्सपीरियंस है, उनका क्राफ्ट है जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। जैसे लास्ट ईयर स्टीवन स्पीलबर्ग की दी फेबलमैन्स आई थी, जो टेक्निकली उन्हीं की लाइफ पे बेस्ड है, और वो मूवी तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा सिनेमा लवर्स को, स्पेशली वो लोग जो फिल्म मेकिंग लाइन में है और उसके बारे में और जानना चाहते हैं। क्रिएटिव लाइन वालों के लिए वैसे एक और मूवी है अमेरिकन फिक्शन। एक राइटर है जिसकी बुक्स बिक नहीं रही, क्योंकि उम्मीद उससे यही की जाती है कि वो अपने जैसे ब्लैक लोगों पे ही कुछ लिखे। लेकिन राइटर अपने लोगों को स्टीरियोटाइप नहीं करना चाहता। वो परेशान होकर गुस्से में कुछ भी अजीब लिख देता है और वो बुक सिलेक्ट हो जाती है। अब आप सोचो, क्या आप अपने उसूलों को बेच के सक्सेस पाना चाहोगे? पर ये सिर्फ इसका मेन प्लॉट है, साइड स्टोरी भी इसकी बहुत अच्छी है, जहां हम मिलते हैं अपने मेन हीरो से, जिसका रोल किया है जेफरी राइट ने, वही जो अभी दी बैटमैन में गॉर्डन बने थे और एमसीयू में वॉचर की आवाज भी देते हैं। और भी कुछ मार्वल चेहरे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और उनकी जो ये स्टोरी साथ साथ चलती रहती है, हम देखते हैं उनकी जिंदगी को, और वैसी ही कुछ दिक्कतें उनकी लाइफ में आ रही है जो एक आम इंसान की जिंदगी में आती है। मतलब यहाँ पे मूवी ये नहीं कहती कि आप अपने लोगों के बारे में मत लिखो, ये दिखाना चाहती है कि लोग आपको कैसे देखना चाहते हैं। ये इसी चीज पे एक कॉमेडी है, थोड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन है ये इतनी मेटा। मतलब फाइनल सीन में तो ये मूवी अपनी ही मूवी की बात करने लगती है। सुन के अजीब लग रहा होगा, लेकिन देखने लायक जरूर है। स्क्रिप्ट भी इतनी अच्छी है कि इसे अडेप्टेड स्क्रीन प्ले का ऑस्कर भी मिला है, और वहीं पे ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का ऑस्कर मिला है एनाटॉमी ऑफ अ फॉल को। देखो, ये एक लीगल ड्रामा है, तो उस जॉनर के शौकीनों को ये जरूर देखनी चाहिए। एक पति पत्नी और उनका बेटा रहते हैं एक घर में, लेकिन एक दिन पति की लाश मिलती है और अब शुरू होता है केस। और इस केस में हम देखते हैं कि क्या चल रहा था इस परिवार में, जहां हम समझते हैं कि एक कोर्ट में कैसे केस लड़ा जाता है, क्या क्या बाहर आएगा, यहाँ पे क्या क्या राज हो सकते हैं, सच झूठ एक साइड पे, पर कोर्ट में कैसे लोगों की जिंदगियों की उथल पुथल हो जाती है, ये कहानी उसे दिखाती है। शायद सबके टाइप की मूवी नहीं होगी, बट अगर आप इसे देखने बैठेंगे तो 2.5 घंटे ये आपको कनेक्टेड जरूर रखती है। एक्टिंग भी यहाँ पे सबके कमाल की है। फाइनली मैं बोलूँगा इसमें से 2-3 फिल्में ज़रूर देखना। कभी कभी कुछ अलग देखने से हमारी सिनेमा की नॉलेज और बढ़ती ही है, और हम जिस चीज़ से प्यार करते हैं उसे और अच्छे से समझ भी पाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक का बटन भी दबा देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।